पॉपुलेशन पॉपुलेशन वैसे तो इसकी डिटेल आपको डेमोग्राफी एक अलग से टॉपिक होगा, वहां पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज तो 3 टर्म हम पढ़ेंगे, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। आओ देखते हैं लोकल किसे कहते हैं, सिस्टर किसे कहते हैं, मेटा क्या होता है, समझेंगे बेटा आप। मान लीजिए हमारे पास 2 एरिया है, एरिया 1, एरिया 2। एरिया 1 मान लो प्लेन्स वाला एरिया है और एरिया 2 हिल्स वाला एरिया है। यहां पर ये ए रह रहे हैं, यहां भी ए ही रह रहे हैं। अगर मैंने इधर भी ए ही लिखा, समझ जाओ एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, है ना बेटा। यहां ऐसे इंडिविजुअल जो लॉन्ग टाइम से एरिया 1 में रहते हैं, जो एरिया 1 में लॉन्ग टाइम से रहते हैं, वो यहां की लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। कौन सी पॉपुलेशन? अब आप कहेंगे कि सर लॉन्ग टाइम का क्या मतलब है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना? अरे 10, 20, 50 मत देखो रे, जनरेशन वाइज कहो। क्या कहना? जो एक पर्टिकुलर एरिया में जनरेशन वाइज रह रहा है, वो वहां का लोकल पॉपुलेशन कहलाता है। इसी तरह से यहां भी जो लॉन्ग टाइम से रह रहा है, वो यहाँ की कौन सी पॉपुलेशन है? लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। एरिया अलग अलग, एरिया स्पीसीज सेम। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाते हैं। कौन सी पॉपुलेशन? कोई बालक मेरे से नहीं पूछेगा कि दोनों में से सिस्टर कौन है। बेटा दोनों आपस में सिस्टर हैं, दोनों। क्योंकि जैसे ही बोर्ड पर सिस्टर पॉपुलेशन लिखते हैं तो हमारे मन में एक नई पॉपुलेशन की इमेज बन जाती है। वो नहीं होना चाहिए बेटा। दोनों आपस में सिस्टर है, तो जब 2 अलग अलग एरिया में एक ही स्पीसीज के मेंबर रहते हैं तो वो सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारे जाते हैं। बेटा आप जानते हैं ना कि समर टाइम पर प्लेन्स वाले हिल्स पे चले जाते हैं, और हिल्स वाले भी किसी न किसी काम से आ ही जाते हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या दोनों पॉपुलेशन कुछ डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड है? ऐसी पॉपुलेशन क्या कहलाती है? कोई बालक मेरे से नहीं कहेगा कि दोनों में से मेटा कौन है। अरे दोनों आपस में मेटा है, दोनों आपस में मेटा कहने का मीनिंग है कि दोनों के बीच ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। अरे अरे समझ रहे हो? दोनों के बीच ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे में आ जा सकते हैं। इसलिए उनको क्या कहा है? मान लो ये वाला ए उधर जाता है, ये वाला ए उधर जाता है, ये वाला ए इधर आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला ही मेटा है। ना, पूरी पॉपुलेशन मेटा के नाम से पुकारी जाएगी। ये वाला ए भी मेटा है, भले इसने कभी जिंदगी में पहाड़ देखे ही नहीं, फिर भी ये मेटा है। मतलब उधर गया ही नहीं, फिर भी ये मेटा है, क्योंकि रह तो इनके साथ ही रहा है ना। और आपने मेटा के आगे इंडिविजुअल लिखा कि पॉपुलेशन, तो पूरी को काउंट करोगे ना यार। तो पूरी पॉपुलेशन मेटा के नाम से पुकारी जाती है। एक बार एक बालक ने कहा कि सर कभी ऐसा होता है कि प्लेन वाले तो हिल्स पे जाते हैं, लेकिन हिल्स वाले तो आते ही नहीं है।
तो क्या तब भी मेटा है। मेटा का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? दोनों के बीच ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉपुलेशन यहां पर है बेटा। जे देखो आप, पॉपुलेशन 1, और ये देखो बीच में बड़ा समंदर है यार। यहां तो ये भारी है मामला। यहां पर कोई ए रह रहा है, यहां भी ए रह रहा है, यहां भी ए। ठंड रखो इधर। जल्दी से बताइए, क्या लॉन्ग टाइम से जो यहां रहेगा वो यहां का लोकल है? जो लॉन्ग टाइम से रहेगा वो यहां का, जो लॉन्ग टाइम से रहेगा वो। तो बताओ क्या एरिया 1 और 2 सिस्टर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एरिया अलग अलग, स्पीसीज सेम, तो क्या है? क्या एरिया 2 और 3 भी सिस्टर है? ओहो, ये भी आपस में क्या है, सिस्टर। ये भी क्या आपस में सिस्टर है? अरे बताओ रे बताओ, क्या एरिया 1 और 3 मेटा है? गजब हो गया। ये आपस में मेटा पॉपुलेशन क्या 1 और 2 मेटा है? क्या 2 और 3 मेटा है? क्यों नहीं है? ज्योग्राफिकल बैरियर। हर बार ये ज्योग्राफिकल बैरियर समंदर ही हो जरूरी? पहाड़ भी होते हैं, उनकी वजह से भी इस तरह का आइसोलेशन आ जाता है। तो बेटा यहां पर आप समझ जाइए कि हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो जरूरी, लेकिन हर मेटा सिस्टर होगी ये जरूरी है? ये अपने आप लिख लोगे ना आप खुद के शब्दों में? चप चप है। आने जाने के साधन हो गए बेटा। लेकिन क्या हर पॉपुलेशन ह्यूमन ही होती है? फिर जनरल तो नहीं बोल सकते ना बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल है। मैंने आपसे कह दिया कि ह्यूमन, हर हर पॉपुलेशन ह्यूमन की हो, क्या जरूरी है क्या? फिर हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो जरूरी, लेकिन हर मेटा सिस्टर होगी ये जरूरी है। जब मैंने कह दिया कि जब ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में नहीं है तो वो मेटा हैं। कोटा वाले जयपुर वाले आपस में मेटा हैं। समझ रहे बेटा आप? तो ये तो एक ही कॉन्टिनेंट है ना, लेकिन 2 अलग अलग पॉपुलेशन हो गए ना। सब मेटा बेटा। ह्यूमन के केस में तो कहीं भी चले जाओ आप, बन जाएगा मेटा। मान जा रे बेटा, मान जा। बच्चे बहुत घातक हैं आपकी क्लास के। अत्यंत बेटा, अत्यंत। बहुत गंभीर स्थिति चल रही है। बढ़ाने से मतलब ठंडक बढ़ानी है कि गर्मी? ठीक है यार, अच्छा हो रहा है माहौल, क्या मान जा, सुधरा जाएगा। हर बात का जवाब है आपके पास। चलिए अब 3 टर्म हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड।
हाँ बेटा, अब हम 3 टर्म स्पीसीज से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। सबसे पहले एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहते हैं जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड, मेटासिकोया चाइना वैली। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है। इन्हें आप एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। याद रखिए, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, और जब पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे तो इनका नंबर उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, इनका नंबर कम। और जब नंबर कम तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा। जब इनका नंबर कम है तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा। नंबर कम, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आता है जो कंगारू को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया से खत्म तो अर्थ से खत्म, क्योंकि होते ही वहां है। अगर ऐसा है तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा है। लेकिन मन में आ रहा है, आखिर ये स्पीसीज बनी कैसे होगी? क्या हुआ होगा कि एंडेमिज्म आया, एंडेमिक स्पीसीज बनी? तो आपका सीधा आंसर होगा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। है बेटा, जैसे मान लो जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी तो यहां बड़े बड़े चेंज हो रहे थे बेटा। इधर की तरफ जे रहा, बड़ा सा ओशन इस तरफ है, यहां कोई ए रह रहा है, बी रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है। एक बार की बात है, ओशनिक वाटर में गजब का फ्लो आया और ये फ्लो करता हुआ इधर की तरफ निकल के आ गया। अरे कह दीजिए ये डी इधर ही अटक गया और ये डी इस एरिया का एंडेमिक बन गया। बात समझ रहे हैं आप? कुछ बच्चे ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी के और एरिया से ये एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में बच गए। हो सकता है, लेकिन बाकी के और एरिया से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि वहां का क्लाइमेट बदल गया। वहां का क्लाइमेट क्यों बदल गया? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। अरे जब घूम फिर के आना वही है तो पहली बार में ही कह दो रे, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि इनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का टेरेस्ट्रियल पाथ ही ना रहा। हो सकता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल पाथ क्यों नहीं रहा? कहा ना मैंने आपसे, अल्टीमेट और फाइनल जब कहना ही वही है तो पहली बार में ही कह दो बेटा, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। तो इनका बनना, इनका फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से हुआ है, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन ये स्पीसीज बनी है बेटा। एग्जाम्पल वही अभी अभी मैंने आपके सामने बोले हैं। कंगारू कहां का? ऑस्ट्रेलिया। कीवी, ये कीवी बर्ड है कि फ्रूट? बर्ड है, बर्ड। मेटासिकोया, जल्दी बताइए, मेटासिकोया कौन से ग्रुप का प्लांट है? जिम्नोस्पर्म।
सोचना पड़ रहा है इसमें आपको। चाइना वैली, ये जिम्नो, एग्जाम्पल और भी घने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो काम के वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए। आप पोलर बियर, नॉर्थ पोल पेंगुइन, साउथ पोल भी कह सकते हो, लेकिन यही याद रखना है जो लिखे गए हैं। तो ये है एंडेमिक स्पीसीज। और अब आ रही है कीस्टोन स्पीसीज। चुके हैं क्या? चेप रहे हैं अभी? चेपने की रफ्तार बढ़ाओ, डिस्कशन बाद में, क्लास के बाद। क्या डिस्कस करना है वो लिख के रख लो बेटा आप अभी। नंबर कम नहीं आने चाहिए टेस्ट में। एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो सोच लेना फिर। मस्तियां तो बहुत करते हैं हम, लेकिन ये वहां भी दिखना चाहिए फिर। मस्ती करने का अधिकार उसी को है जो सबसे अच्छे नंबर लाता है। बाकी सब ये अधिकार खो चुके हैं बेटा। वैसे जो बालक मस्ती बढ़िया करता है वो नंबर भी अच्छे ला सकता है, क्योंकि मस्ती में करना क्या है उसके लिए भी दिमाग चाहिए। इसका मतलब दिमाग तो बढ़िया है उसके पास, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जब भी होगा पूरे 100 के 100 मैं देता हूं क्वेश्चन, उसमें से वो जो भी उठा ले वहां से ले ले, वो उनकी मर्जी। क्वेश्चन तो मैं 100 बना के दे देता हूं बेटा, 100 हर बार। अब उनकी मर्जी वो कितने क्वेश्चन आपके लिए डाल दे वहां से। ये हटा दूं ना अब? चलिए बेटा, कीस्टोन स्पीसीज। बोर्ड पे देखेंगे आप। टर्म में ही की आ रहा है। ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां अपना की रोल प्ले करती है। मतलब कि कह दीजिए मेन रोल प्ले कर रही है बेटा। ये स्पीसीज जहां कहीं भी है वहां इसका नंबर कम। अभी अभी मैंने आपसे कहा था एंडेमिक का नंबर कम होता है उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका नंबर कम है अपने इकोसिस्टम में। अरे अरे, समझ पा रहे हैं क्या? अब इकोसिस्टम वाइज बात हो रही है। इनका नंबर कम है कहां? अपने इकोसिस्टम। और जब नंबर कम है तो इनका बायोमास भी कम। बायोमास ये शब्द पहली बार ही इकोलॉजी में यूज किया है हमने। किसे कहते हैं बायोमास? वैसे देखा जाए तो बायो का ही मास है, मतलब कि लिविंग का वजन है। वजन, किसी भी लिविंग को आप वजन कर लीजिए, जो भी उसका वजन है वही मास उसका बायोमास है। सीधी बात है। ये बात करने की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। क्यों, मतलब क्यों बतियाना पड़ रहा है? वेट ऑफ लिविंग, लिविंग का वजन ही बायोमास कहलाता है। और इसे दो तरह से लिया जाता है। एक तो होता है ये फ्रेश वेट,
और एक होता है ऑर्गेनिज्म जैसा है उसी हालत में उसे वजन कर ले। मामला रिकॉर्डिंग का है। ऑर्गेनिज्म जैसा है उसी हालत में उसे वजन करो, तो वो उसका क्या है? अगर उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट को हटा के देखें तो है ना बेटा। अगर ऐसा है तो आपको कहना पड़ेगा कि फ्रेश वेट माइनस वाटर अगर करते हैं तो वो ड्राई वेट आ रहा है। जैसे ये बालक अभी जैसा है वैसे ही मैंने वजन कर लिया, तो ये क्या है इसका? लेकिन इसे सुखा के तोला तो क्या हो जाएगा? आपने कहा ठीक है सर सुखा के तोला, लेकिन अभी अभी अगर इसको सुखा दिया तो ये हमारे बीच नहीं रहेगा। और इकोसिस्टम वाइज अगर ऐसे हम सुखाते फिरे तो भारी पड़ जाएगा यार, हम तो बहुत नुकसान कर देंगे ना। हमारी स्टडी के लिए हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आखिर सुखाते कैसे हैं? बेटा इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाम तो सुना ही होगा। आओ आज एक लॉइन का बायोमास लेके देख ही लेते हैं। अभी जैसा है उसी हालत में उसको वजन किया, पता लगा 200 किलो का है। कितने किलो का? 200 किलो का है। अगर ऐसा है तो 200 केजी इसका फ्रेश या ड्राई? आ गया बेटा। अब एक काम करो, इसकी बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग करो और उस टिश्यू को अलग से वजन करो, पता लगा 100 ग्राम का आ रहा है। अब इस टिश्यू को रखना है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, पूरे लॉइन को नहीं। समझ रहे हैं आप? याद रखो बॉम्ब कैलोरीमीटर इसके वाटर कंटेंट को हटा देगा। अरे दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, जब ड्राई वेट लेते हैं तो सुखाते हैं, जलाते नहीं। जलाना सुखाना दोनों में फर्क होता है। जला दोगे तो सारा कार्बन उड़ जाएगा। सिर्फ सुखाना है, जलाना नहीं। और अब सूखने के बाद इसको दोबारा वजन करो, पता लगा 10 ग्राम बचा है। तो यहां 100 में से 10 कितना %? अरे कह दो रे, जो 200 किलो का लॉइन घूम रहा है वो सूख कर 20 किलो रह जाएगा। ये 20 किलो फ्रेश या ड्राई? ड्राई। यहां याद रखो ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स एग्जैक्ट नहीं। अरे आज तो आपको आइडिया दिया जा रहा है, और आइडिया भी इसलिए क्योंकि हमें बताना है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट है तो वो मर नहीं गया। ड्राई वेट कैसे लिया होगा उसका तरीका है। अभी उसकी बॉडी में हड्डियां बचती है, वाटर कंटेंट टिश्यू वाइज भी बदल जाते हैं। तो आज तो ये आइडिया है, आइडिया अप्रोक्स वैल्यू है। जिस दिन सच में ड्राई वेट लेंगे हिसाब हर बात का होगा, हड्डियों का, टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट का। फिर उस दिन तो बेटा हिसाब हर बात का होगा। लेकिन आज तो एक आइडिया दिया है जिसमें आपको यहां पर पता लग गया कि ड्राई वेट लिया तो ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है। तो ड्राई वेट कैसे लेते हैं बात समझ में आ रही है? तो बताओ फिर फ्रेश और ड्राई में कौन अच्छा? ड्राई। ड्राई। फ्रेश वेट तो लगातार बदलता है। एक प्लांट को आप मॉर्निंग में वजन करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग में करो, तीनों टाइम अलग अलग आएगा। क्योंकि मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम, आफ्टरनून में ज्यादा, इवनिंग में कम। अरे तीनों टाइम बदल जाता है रे यार। अगर ऐसा है तो जो लगातार बदलता है वो अच्छा नहीं है। अच्छा तो वो है जो कांस्टेंट रहता है बेटा, और कांस्टेंट वाला मोर एक्यूरेट माना जाता है। आओ आओ एक इकोसिस्टम में चलते हैं, वहां चल के भी बेटा समझा जाए
कि किस तरह से हम बायोमास ले रहे हैं। आ जाइए, एक इकोसिस्टम में हम आ जाते हैं। जे रहा इकोसिस्टम, ये देखो आप, इधर इधर बायोमास स्टडी करना है हमें यहां। आज ही याद रख लेना, जब भी किसी इकोसिस्टम में कोई भी स्टडी करते हैं, चाहे बायोमास, चाहे एनर्जी फ्लो, चाहे डिकम्पोजिशन, चाहे प्रोडक्टिविटी, दो बातें जरूर ध्यान रखना। आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, यूनिट एरिया। आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए, यूनिट टाइम। देखते हैं कितने बच्चे मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पाते हैं। अगर मैं यूनिट टाइम नहीं लूंगा, ड्राई वेट भी बदल जाएगा। आज एक प्लांट 20 किलो का है, एक साल बाद 50 किलो का है। आज 20 के हिसाब से परसेंट आएगा, फिर 50 के हिसाब से आएगा। रे यार, ड्राई वेट बदल जाएगा बेटा। यूनिट टाइम जरूरी है, यूनिट एरिया जरूरी है, और एरिया भी ढंग से लेना। ऐसा नहीं हो 1 मीटर स्क्वायर लेके बैठ जाओ जिसमें लाइन ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ढंग का एरिया लो यार, जिसमें एक बढ़िया फूड चेन चल रही हो। तो हमने आज 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया है। कितने किलोमीटर स्क्वायर? और हमने देखा कि यहाँ 200 हिरण घूम रहे हैं, जिनको खाने के लिए 50 भेड़िए हैं, और उन्हें खाने के लिए जे रहा एक ही बहुत है। बताओ बताओ, डियर, वुल्फ और लायन में से किसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा? डियर का। जिस बालक ने लायन बोला, उस बालक ने एक डियर, एक वुल्फ और एक लायन सोचा। मैंने कह दिया ना आपसे, स्टडी कभी भी इंडिविजुअल पे नहीं, एरिया पे होती है। अरे 200 की कंपैरिजन में 50, और 50 के कंपैरिजन में एक को देखना है रे। अरे अरे, तो बताओ, डियर, वुल्फ और लायन में सबसे कम, सबसे ज्यादा? समझ रहे हैं बेटा? आगे भी दूर दूर तक याद रखना इस बात को, दोबारा फिर पूछूंगा मैं आपसे। तो बायोमास की सीक्वेंस बनाओ, डियर, वुल्फ, लायन, यही होगी। ठीक बात। तो यहां पर बेटा याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में यहां पर बायोमास की सीक्वेंस बन रही है, यही यहां पर आएगी। और अब क्योंकि बायोमास टर्म आई थी, इसलिए मुझे इतनी बातें आपसे करनी पड़ी। आ जाइए वापस हम आ जाते हैं। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसका नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है स्ट्रक्चर को। अरे ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है बैलेंस को। ये स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, बैलेंस मेंटेन करके रखती है। कैसे समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले ये जान लो कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और बैलेंस किसको कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट में बायोटिक और एबायोटिक आते हैं। इसका मतलब ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज को बचा के रखेगी। दूसरी स्पीसीज बचेगी तो बायोटिक बचेगा, स्ट्रक्चर बचेगी। फंक्शन अच्छे से चलेंगे तो क्या बना रहेगा? आओ देखते हैं, एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल लेके इस बात को समझा जाए। यहां लिख दूं क्या? नहीं दिख पाएगा तो फिर इसे नोट करो, जगह बनाओ इधर। हाँ बेटा, उसका जो टिश्यू निकाला ना बॉडी से हमने, वो फ्रेश है।
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आ रहा है, तुरंत चलते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। बेटा डेसिडुअस का मतलब जानते हैं क्या आप? ऐसे फॉरेस्ट जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। दो नाम आते हैं, डेसिडुअस और एवरग्रीन। क्या एवरग्रीन अपनी पत्तियां नहीं गिराते? गिराते हैं, लेकिन गिरती रहती है, आती रहती है, गिरती रहती है, आती रहे। और जो एक पर्टिकुलर सीजन में सारी गिरा दे वो डेसिडुअस है। कौन से फॉरेस्ट में है अभी आप? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये अपनी पत्तियां कब गिराते हैं, ऑटम या स्प्रिंग? स्प्रिंग सीजन में बेटा, स्प्रिंग सीजन में। कैसे? इधर देखो, मैं आपको ये भी बताए देता हूं। सीजन ये है समर, जे आ गया ऑटम, जे है विंटर, और ये लो। ठीक बात? अगर पत्तियां स्प्रिंग में गिरती है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। अगर पत्तियां ऑटम में गिरती है तो वो टेम्परेट डेसिडुअस होगा। टेम्परेट डेसिडुअस कहां होगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहां होगा, ये चर्चा सब बायोम में आएगी, चिंता मत करो। क्या आप जानते हैं कि पत्तियां गिरने से पहले रंग बदलती है? अगर आने वाला कलर येलो येलो ही हो रहा है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, रंग बदलती है। बेटा यहां अगर आने वाला कलर रेड ऑरेंज हो जाता है तो ये यहां टेम्परेट डेसिडुअस है। ये इस एरिया की बहुत बड़ी विशेषता है। पत्तियों का रंग रेड ऑरेंज, लाल नारंगी हो जाता है। जब आप ऑटम सीजन में बाई प्लेन, बाई हेलीकॉप्टर इस फॉरेस्ट के ऊपर से निकलो और नीचे देखो तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग रही हो, फॉरेस्ट फायर की अपीयरेंस आती है। और अगर ऐसा है तो वो इस वजह से है क्योंकि सारी पत्तियों का कलर रेड ऑरेंज हो गया है। ठीक बात? यहां इसी को आप ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारते हैं। कौन सा कलरेशन? ऑटम कलरेशन, क्योंकि ये एक अलग ही कलर है ऑटम में, तो इसे आप ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारेंगे। फिलहाल आप कौन से फॉरेस्ट में हैं? और मैंने आपसे कहा कि समर टाइम चल रहा है। सब बच्चे समझ गए, समर टाइम आ गया, इसका मतलब कि स्प्रिंग में पत्तियां गिराना शुरू कर दिया था और गर्मी आते आते पेड़ों से पत्तियां गिर चुकी हैं। इन्होंने ऑटम में पत्तियां गिराना शुरू किया था, सर्दियां आते आते पेड़ों से पत्तियां गिर चुकी है। अरे समझो रे बेटा, दोनों का अपने अपने इलाके का बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड से बचने का तरीका है। गर्मी आने वाली है, पत्तियां गिरा दो, ट्रांसपिरेशन कम होगा। सर्दियां आने वाली है, पत्तियां गिरा दो, सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस कम होगा। दोनों का अपने अपने एरिया का अडेप्टेशन है। मैंने आपसे कहा कि समर टाइम चल रहा है। अरे सब बच्चे समझ गए कि मैक्सिमम प्लांट ने अपनी लीफ फॉल कर दी है। मैक्सिमम प्लांट्स की लीव्स फॉल डाउन हो चुकी है। और अगर ऐसा हो गया
कि मैक्सिमम प्लांट की पत्तियां गिर चुकी है, तो हर्बियोर के लिए खाना बहुत कम हो चुका है। लेकिन ऐसे समय में इस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री, जिन्हें आप अंजीर के पेड़ कहते हैं बेटा, फिग अंजीर को कहते हैं, ऐसे समय में हरा भरा है। अरे इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। जब सबने पत्तियां गिरा दी, हर्बियोर इसको खा के काम चला रहे हैं। हर्बियोर की जान बच रही है। हर्बियोर बचेगा तो कार्निवोर भी बचेगा। हर्बियोर बचा, कार्निवोर बचा, बायोटिक बचा, क्या बनी रहेगी? तो फंक्शन अच्छे से होंगे, क्या बना रहेगा? फिग का नंबर बाकी के ट्रीज के कंपैरिजन में कम, बायोमास कम, लेकिन इन्फ्लुएंस उस मुसीबत की घड़ी में साथ दे रहा है जब सबने पत्तियां गिरा दी। समझ रहे हो बेटा आप? ऐसी मुसीबत की घड़ी में साथ दिया है इसने और अपने इकोसिस्टम को बचाया है। आज कह देना बेटा, अभी तो अपने आप से ही कह लो कि स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसे अपने इकोसिस्टम से हटा दिया तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप बच्चों के मन में आना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा, आ रहा है आपके मन में, मैं पूछता हूं बेटा मेरे से। देखो, आपको कहना चाहिए कि सर आप बार बार कह रहे हो कि फिग का नंबर, बायोमास और सारे जंगल के हर्बियोर। क्वेश्चन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आखिर सर्वाइवल कैसे? अरे बात एक पर्टिकुलर सीजन की हो रही है, हमेशा की नहीं। इस पर्टिकुलर सीजन में तो खिलाई देगा, बात हमेशा की होती तो फिर सर्वाइवल नहीं होता, फिर तो सब के सब मर जाते, है ना बेटा? आज एक और बात सुन लो रे, नंबर ज्यादा होके तो कोई भी इन्फ्लुएंस दिखा देता है, नंबर कम होके जो इन्फ्लुएंस दिखाता है वही कीस्टोन कहलाता है। ये क्वालिटी होना चाहिए। नंबर कम, हर कोई कीस्टोन नहीं बनता, ये क्वालिटी होगी तभी उसको कीस्टोन कहेंगे। नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस, उसी को कीस्टोन के नाम से पुकारते हैं। पहला एग्जाम्पल सब बच्चों को क्लियर हो गया? आओ दूसरा एग्जाम्पल भी साथ में देख लें। और दूसरा एग्जाम्पल आता है लायन इन फॉरेस्ट। ये भी तो अपने इलाके का कीस्टोन है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जहां होता है वहां सबको खा पी के बैलेंस रखता है। हर्बियोर के नंबर कम रहते हैं, तो ये हर्बियोर घास कम खाते हैं, प्लांट कम खाते हैं, प्लांट बचे रहते हैं। प्लांट बचते हैं, हर्बियोर बचते हैं, तो कार्निवोर भी बचते हैं। अरे एक काम करो रे यार, इसे यहां से हटाओ, क्योंकि किसी का क्या इंपॉर्टेंस है वो तभी समझ में आता है जब वो चला जाता है। जब अरे आराम से, जब हमने इसको यहां से हटा दिया, और ठंड रखो बेटा इधर, तो भावुकी हो जाते हैं। जब हमने इसको यहां से हटा दिया तो क्या हर्बियोर के नंबर बढ़ जाएंगे? और जब हर्बियोर के नंबर सारे प्लांट खा जाएंगे। जब इसको यहां से हटा दिया तो हटाने के बाद क्या हर्बियोर के नंबर बढ़ेंगे? और जब हर्बियोर्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या वो सारे प्लांट खा जाएंगे? अरे प्लांट तो गए जो गए, हर्बियोर भी मर जाएंगे बेटा। फिर कुछ बच्चे कहें कि नहीं सर हटा दो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है, भेड़िया है ना वो खा लेगा। अरे फिर भेड़िए को कौन खाएगा रे? भेड़िए के नंबर बढ़ जाएंगे
और उसके नंबर बढ़ गए तो सारे हर्बीवोर्स को निपटा देगा, और जब इलाके से हर्बीवोर खत्म तो खुद क्या घास खाएगा? मर जाएगा। फिर कुछ बालक कह दे कि ऐसे तो सर लॉयन के नंबर बढ़ गए, तो ना ना, लॉयन का नंबर ऐसे एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सब बच्चे एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम। मैंने शब्द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज किया है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं। मैंने शब्द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज किया है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं। पोटेंशियल और फिटनेस ये दोनों शब्द आपको एवोल्यूशन में बताए जा चुके हैं। बेटा याद रखो, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किसका? उससे कम? सबसे कम? क्या उसका नंबर ऐसे एकदम बढ़ जाएगा? तो याद रखो ये भी अपने एरिया का कीस्टोन है, क्योंकि उसका नंबर कम, बायोमास कम, बायोमास कम देखो, और इन्फ्लुएंस ज्यादा। एक और एग्जाम्पल, और वो है ये भी तो अपने एरिया का कीस्टोन है, कैंगारू रेट इन डेजर्ट। क्यों कीस्टोन? इसके बारे में दो बातें आप। पहली बात, नोट कर लेंगे, तब तक बैटरी लेके आता हूं मैं। कंगारू रेट डेजर्ट में ये भी कीस्टोन स्पीसीज है, क्योंकि दो बातें बोलेंगे इसके बारे में। ये जहां रहता है डेजर्ट में, वहां डीप डीप बरोज बना के रहता है। बिल इधर बना दिया, उधर बना दिया, उधर बना दिया। गर्मी के दिन है, रेत बहुत गर्म हो रही है, ऐसे समय में उस एरिया के रेप्टाइल्स इसकी बरों में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। मैंने विशेष रूप से रेप्टाइल का नाम लिया क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर के साथ बदलता है, बाहर ज्यादा तो अंदर भी प्रोटीन के डीनेचर होने का खतरा आ चुका है। दूसरी बात, बरों में छुप के जान बचा ली। दूसरा, ये जहां होता है डेजर्ट में, वहां सीड खाता है, सीड। इधर के बिखरे हुए खा गया, उधर के बिखरे हुए खा गया, उधर के बिखरे हुए खा गया। अरे सीड खाता है, सीड। डेजर्ट को डेजर्ट मेंटेन करके रखता है, उसे फलने फूलने नहीं देता। ऐसा सुनने के बाद कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो इसको हटा ही दो, डेजर्ट ग्रो कर जाएगा, फल फूल जाएगा। जो बालक ऐसा सोच रहा है वो बहुत स्वार्थी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए, जिस दिन डेजर्ट डेजर्ट ना रहा, डेजर्ट वाले मर जाएंगे।
डेजर्ट वाले तो डेजर्ट से अडेप्टेड है बेटा, उनके लिए तो डेजर्ट मेंटेन रहना चाहिए यार। तो क्या ये अपने इकोसिस्टम की क्वालिटी बना के रखता है? नंबर कम, बायोमास इन्फ्लुएंस है ना कीस्टोन बेटा। तो 3 एग्जाम्पल कीस्टोन के हो चुके हैं आपके सामने। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में फिग ट्री, लाइन इन फॉरेस्ट और कंगारू रेट इन डेजर्ट। टिप्स पे आ जाने चाहिए, टिप्स पे कुछ भी हो जाए, जो कह दिया बस कह दिया। शबैं चुके हैं। ये आज आपको ये कैसे याद आ रहा है बेटा ज्यादा? इस मछली को क्यों याद कर रहे हो आप बार बार? ये मॉस्किटो लार्वा खाती है बेटा। अटक गया इसी पे। अच्छा, नहीं बेटा नहीं, बातें नहीं। एक और आ रहा है, और वो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। यहां इसकी शब्द में, इसकी टर्म में ही लिंक आ गया। पहली बात तो ये सुन लो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मैंने क्रिटिकल लिंक लिखा है, कनेक्टिंग लिंक नहीं। क्रिटिकल लिंक है, कनेक्टिंग लिंक नहीं। कनेक्टिंग लिंक तो कुछ और है। वायरस कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग। युगलीना कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच, वो अलग बात है बेटा। ये क्रिटिकल लिंक शब्द यहां पर है। क्रिटिकल लिंक किसको कहते हैं? लिंक का मीनिंग मीडिएटर। ये एक प्रकार की मीडिएटर स्पीसीज है। ये दो कंपोनेंट के बीच में लिंक करती है। जिन दो कंपोनेंट, जब तक एग्जाम्पल नहीं आ जाए ध्यान से सुनते रहें, जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाया है, उसमें एक लिविंग होगा ही सही, दूसरा कंपोनेंट लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो लिंक बन रहा है वो एक प्रकार का असेंशियल लिंक होता है। जो लिंक बनाता है उसे आप क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। ये तो लिविंग ही होगी क्योंकि स्पीसीज है। आओ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए। और इसके लिए पहला एग्जाम्पल है माइकोराइजा। नाम तो सुना ही होगा। देखें बोर्ड पर, पहला एग्जाम्पल हमने बताया माइकोराइजा।
और माइकोराइजा में माइको फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइजा हायर प्लांट रूट को। ये रहा हायर प्लांट, ये देखो ये रही इसकी रूट, इनके साथ एसोसिएटेड है फंजाई, फंजाई। आप तो सब अच्छे फंजाई का काम जानते हैं। ये सॉइल मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए सॉइल मिनरल और ट्री के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन? फंजाई। सॉइल मिनरल लिविंग या नॉन लिविंग? ट्री कनेक्टिंग लिंक फंजाई, वो तो लिविंग ही होगी। अरे पहुंच रहा है क्या बेटा? हम मानते हैं कि ट्री अपने मिनरल खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो एसेंशियल मिनरल वो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसके लिए फंजाई है। अगर मैंने यहां से फंजाई को हटा दिया, ट्री एसेंशियल मिनरल की डेफिशिएंसी में चला जाएगा और एक दिन मर जाएगा। क्या कहा? अरे अभी अभी कीस्टोन को हटा रहे थे तब भी कोई मर रहा था, अब हम इसको हटा रहे हैं तो भी कोई मर रहा है। अरे उसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, इसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? गजब। मैं समझ गया बेटा आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। कीस्टोन को हटा देने से इतने 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 मर जाते हैं, और क्रिटिकल लिंक के हटाने से एक मर जा, दो मर जा, या मैक्सिमम 3 मर जा, क्या सारा इकोसिस्टम चला जाएगा? बड़ा इंपैक्ट क्रिटिकल लिंक का कि कीस्टोन का? तो कहो रे बेटा, कहो कि कीस्टोन के हटा देने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन क्रिटिकल लिंक के हटने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय। जैसे मैंने आपसे कहा कि फंजाई हटा दी, क्या दुनिया भर की फंगस हटा दी? क्या एक स्पीसीज हटाई है, और उसके जाने से जो उससे ट्री जुड़ा हुआ है वो मर जाएगा। एक मर गया। हो सकता है कि इस ट्री का कोई क्लोज पॉलिनेटर है जो इसके बिना रह ही नहीं सकता, वो भी चला जाए, 2 मर गया। और हो सकता है दोनों के गम में एक और चला जाए, मैक्सिमम 3 हो गया ना। क्या सारे ही मर जाएंगे? एक प्रैक्टिकल बात पहले ही सुन लो, वो दिमाग में होना चाहिए। ऐसा क्रिटिकल लिंक मत हटा देना जिसके हटने से कीस्टोन मर जाए। अरे अरे, ऐसा क्रिटिकल लिंक मत हटा दो जिसके हटने से कीस्टोन मर जाए, फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये तो स्पेशल बात हो गई यार, ये तो स्पेशल बात हो गई। हम स्पेशल पढ़ते हैं कि जनरल? क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे लिए तो यही है कि कीस्टोन के हटने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रिटिकल लिंक के हटने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय। ऐसा भी कही दो रे। जे रहा सन लाइट, सन और फंजाई के बीच क्रिटिकल लिंक कौन? प्लांट, ट्री। सन और फंजाई, क्योंकि ट्री वो करके दे रहा है जो फंजाई ने नहीं किया। सन लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग बेटा। और यहां फंजाई लिविंग,
उसके बीच का क्रिटिकल लिंक ट्री वो तो लिविंग ही होगा। पहला एग्जाम्पल सब बच्चों को क्लियर है। दूसरा एक और आ रहा है, पॉलिनेटर इंसेक्ट, वो भी हम देख ही लेते हैं। चलते चलो बेटा। वो तो स्पीसीज है, वो तो होना ही है। पूछो बेटा। फंजाई नहीं तो ट्री भी तो क्रिटिकल लिंक है, दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक है, तो दोनों मिला के क्रिटिकल लिंक है। तो माइको भी क्रिटिकल लिंक है तो राइजा भी है, इसलिए माइको राइजा है। दूसरा एग्जाम्पल, पॉलिनेटर इंसेक्ट। ये रहा एक प्लांट, ये रहा उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट। ये इसका फ्लावर, आओ इंसेक्ट आ जाओ, बैठो और चले जाओ। क्या ये इंसेक्ट क्रिटिकल लिंक है बेटा? ये एग्जाम्पल अच्छे से तब समझ में आएगा जब दो बातें सुन लेंगे आप। पहली बात, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सेल्फ पॉलिनेटेड है, फिर उनको इंसेक्ट की क्या जरूरत। दूसरा, मैं उन प्लांट की बात कर रहा हूं जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज से ही पॉलिनेशन करवाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हर किसी से पॉलिनेट हो जाते हैं, हवा से, पानी से। अरे बेटा, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट को बुलाएगा तभी तो वो इंसेक्ट उसके लिए क्रिटिकल लिंक होगा। हाँ, तो ये इंसेक्ट भी इसके लिए यहां क्रिटिकल लिंक की तरह ही काम कर रहा है। आखिरी एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, कार्निवोर। हर्बिवोर भी क्रिटिकल लिंक है प्रोड्यूसर और कार्निवोर के बीच। सही है, क्योंकि ये वो करके दे रहा है जो कार्निवोर नहीं कर सकते, प्लांट के एनर्जी को इन तक पहुंचा रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल देखकर आप बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आर क्रिटिकल लिंक, बट ऑल क्रिटिकल लिंक्स आर नॉट सिम्बायोटिक। ये स्टेटमेंट पहले चेप लो, लिखो साइड में कहीं। All symbiotic associations are critical link. All symbiotic associations are critical link. All symbiotic associations are critical link, but all critical links are not symbiotic. All critical links are not symbiotic.
तो 3 डेफिनेशन आज हो चुकी है। एक तो हमने एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। आओ बेटा, अब इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, थर्ड स्टेप पे आते हैं कम्युनिटी हो जाए। हो गया? जल्दी से बताइए, क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का साथ होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज भी कम्युनिटी बनाती है। कौन सी कम्युनिटी? क्या एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज भी कम्युनिटी बनाती है? कौन सी कम्युनिटी? क्या माइक्रोब की डिफरेंट स्पीसीज भी कम्युनिटी बनाती है? कौन सी कम्युनिटी? और तीनों एक साथ तो उसे कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बेटा, मान लीजिए आज ABC नाम के प्लांट हमारे पास है। मान लीजिए आज XYZ नाम के एनिमल। अरे 1 2 3 नाम के माइक्रोब यहां पर हैं। कह दो बायोटिक कम्युनिटी में ABC भी होगा, 1 2 3 भी होगा। सब मिला के ही तो बायोटिक कम्युनिटी बनेगी। बस अब लिखना बंद करो और एक स्टेटमेंट सुनो। आज हम बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, बायोटिक कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टर में हमें वही कैरेक्टर पढ़ने हैं जिन्हें हम कम्युनिटी के अंदर अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं रिपीट करूं, बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टर्स में वही कैरेक्टर हम पढ़ेंगे जिनको कम्युनिटी में हम अपनी आंखों से, जो फिजिकल व्यू होते हैं, वो कैरेक्टर पढ़ेंगे। नहीं ना? हाँ, बायोटिक कम्युनिटी में आप किन किन चीजों को देख सकते हो, वो कम्युनिटी के कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली बात तो यही दिख रही है कि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीसीज है। कहो, कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी है। कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का नहीं।
क्योंकि पॉपुलेशन तो होती एक स्पीसीज है, डाइवर्सिटी कम्युनिटी का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का नहीं, क्योंकि होती ही एक स्पीसीज है वो तो है बेटा। हमारी अर्थ पे कुछ बायोटिक कम्युनिटी ऐसी है जो गजब ही डाइवर्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ ऐसे हैं जो लीस्ट डाइवर्स है, जैसे कि डेजर्ट, कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, कहीं बहुत कम डाइवर्सिटी। इसका मतलब कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, आओ एक एक करके हम भी समझे। और इसके लिए आज पहला फैक्टर आपको बता रहे हैं, और वो है टाइप ऑफ एरिया। टाइप ऑफ, हमारी बायोटिक कम्युनिटी किस लैटिट्यूड पर है, हमारी बायोटिक कम्युनिटी किस एल्टीट्यूड पर है, उससे उसकी डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। क्या सब बच्चे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस जानते हैं? किसे कहते हैं लैटिट्यूड? गजब, मैं समझ गया बेटा, बहुत गजब, कुछ कर गुजरोगे बेटा आप। मान लीजिए ये हमारी अर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ, यहां पर ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। हाँ, जरा जल्दी बताओ इक्वेटर कहां होगा, इसका निर्धारण, इसका डिसीजन कैसे करते हैं? जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, सेंटर नहीं निकालते, जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है वो इक्वेटर है। जरा इधर बोर्ड पे देखो रे, मेरे मार्कर पे ध्यान दीजिए। जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं, क्या मैंने सरफेस छोड़ दिया? नहीं बेटा, देखो यार मार्कर रे यार, क्या कहा था मैंने? मार्कर पे ध्यान दो रे यार। जब यहां मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो क्या मैंने सरफेस छोड़ दिया? अरे मैं इक्वेटर से दूरी बढ़ा रहा हूं, लैटिट्यूड बढ़ा रहा हूं। अब क्या मैंने सरफेस छोड़ दिया? मैं हाइट पे जा रहा हूं, मैं एल्टीट्यूड बढ़ा रहा, पहुंच रहा है बेटा कुछ कुछ। तो जब आप सरफेस पर इक्वेटर से दूर जाते हैं तो क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। हाइट पे जाते तो सीधी बात है, आज के बाद कोई भी पूछे लैटिट्यूड क्या है तो इशारों से मत बताओ, बोल के बताओ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। बाहरी वातावरण से आने वाली किसी भी प्रकार की ध्वनि पे ध्यान ना दें। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर क्या कहलाता है? और हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल क्या है बेटा? ये सी लेवल से कैसे देखते हैं ये बायोम में समझाऊंगा, अभी तो कह दिया ना, बस कह दिया। पीछे वाले बालक बैठ जाओ बेटा, ये अति उत्साहित है बालक पीछे, बहुत उत्साह में चल रहा है, बहुत गजब बेटा। आज कह देना कि चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ, चाहे, इसमें ओ क्या है रे यार, चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर वो फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आप सब जानते हैं कि एंजाइम दो ही चीजों को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, टेम्परेचर और पीएच। अरे बेटा, टेम्परेचर से अगर एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे होगा, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे होगा तो डाइवर्सिटी पे होगा। आज अगर मैं इक्वेटर के क्लोज हूं तो टेम्परेचर ज्यादा या कम? ज्यादा का मतलब 100 डिग्री नहीं है, ऑप्टिमम रेंज है 25 से 40 की, जहां एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है, तभी तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। जब मैं यहां से निकलकर यहां आ गया तो टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? कम टेम्परेचर पे वही रहेगा जो कम टेम्परेचर पर अपने एंजाइम को एक्टिव रखेगा।
हर किसी के बस की बात, डाइवर्सिटी कम। तो चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर कम तो डाइवर्सिटी कम। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। डाइवर्सिटी कम होगी बेटा, डाइवर्सिटी कम। मैं पोल से इक्वेटर पे जा रहा हूं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अरे हाइट पे जा रहा हूं, डाइवर्सिटी नीचे आ रहे हैं, डाइवर्सिटी। हमारी बायोटिक कम्युनिटी इक्वेटर के क्लोज है, उसकी डाइवर्सिटी। क्या लैटिट्यूड के बढ़ाने से टेम्परेचर कम होता है? इस बेसिस पर हमने हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में 4-4 एरिया में डिवाइड किया है। यहाँ का टेम्परेचर यहाँ यहाँ यहाँ, इस आधार पे 4 एरिया बन रहे हैं टेम्परेचर में चेंज के आधार पर। यहाँ अगर इक्वेटर के क्लोज है तो उसे कौन सा एरिया कहते हैं? थोड़ा आगे चलो रे, क्या आया? चुप हो जाओ, सब ट्रॉपिकल है। फिर उसके बाद में टेम्परेट, और फिर उसके बाद में एक्सट्रीम नॉर्थ को आर्कटिक कहते हैं। ऐसे ही साउथ में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एक्सट्रीम साउथ एंटार्कटिक कहलाता है। एंटी आर्कटिक क्या कहलाता है? एंटार्कटिक के नाम से पुकारते हैं, एंटी आर्कटिक ही एंटार्कटिक है। तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। कैसे? बात क्लियर है? टेम्परेचर का रोल समझ में आ रहा है? फैक्टर और भी हैं, आएंगे अगले एपिसोड में बेटा।